प्रिय छात्र सुप्रभातम। तो छात्र, हम पिछले क्लास में कारक के बारे में और विराम चिन्ह के बारे में जान लिया। तो अब हम लिंग के बारे में जान लेंगे। तो कारक को वाक्य में भी हम प्रयोग करते हैं। वाक्य में कारक को प्रयोग करते समय हम लिंग के बारे में भी जानना होगा। तो चलिए छात्र, हम देखते हैं कि लिंग में दो है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी पुरुष नाम का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसी तरह स्त्री नाम का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ಆದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪುರುಷರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇವೆ. उसी तरह हिंदी में नपुंसकलिंग में जो वस्तुएं आती है ना, उसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित करते हैं. यानी हिंदी में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. नपुंसकलिंग हिंदी में नहीं है. तो किन किन वस्तुएं और किन किन वस्तुएं और किन किन को हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के भाग में विभाजित किया जाता है. किन नियमों को पालन करके हम किन वस्तुओं को कैसे हम विभाजित किया जाता है. किसको हम पुल्लिंग कहते हैं और किसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि वो स्त्रीलिंग है वो पुल्लिंग है, इसके बारे में अब हम जान लेंगे. तो चलिए छात्र, पहला नियम है कि लिंग में अ और आकारांत नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में पुल्लिंग माने जाते हैं. यानी आकार, घर, कमरा, इस तरह के शब्द. यानी आप देख सकते हैं कि घर यानी दूसरे शब्द में आकार बन है, उसी तरह रा कमरा, उसी तरह कमरा में आकार है. आकार जिस शब्द में होता है उस वस्तुओं को हम पुल्लिंग माने जाते हैं. किसी भी वस्तु हो, कैसे भी शब्द हो, इन शब्दों को हम पुल्लिंग में मानते हैं. अकारागमन शब्द को हम पुल्लिंग में मानते हैं. उदाहरण के लिए हम जान लिया घर और कमरा, यहाँ पर दूसरे शब्द अकारागमन है, आकारागमन है. इस तरह अ और अकारागमन शब्द को हम पुल्लिंग मानते हैं. उसी तरह दूसरे नियम है ई और इकार शब्द हिंदी स्त्रीलिंग है. यानी हिंदी में स्त्रीलिंग है. यानी आप देख सकते हैं कि ई और इकार आगमन जो भी शब्द गड़ी, लकड़ी, इस तरह देखिए यहाँ पर लकड़ी इकारागम, गड़ी इकारागमन. ई और इकारागम से किस शब्द अंत होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं. इस तरह अकारागम शब्द को पुल्लिंग मानते हैं, इकारागम शब्द को हम स्त्रीलिंग मानते हैं. इस तरह हम पहचानते हैं. उसी तरह देखिए दिन, महीने और पहाड़ों के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं. सोमवार, फरवरी, यह शब्द पुल्लिंग माने, सोमवार का दिन है. यानी यह किसमें प्रयोग करते हैं कि वाक्य में हम का प्रयोग करते हैं ना, का प्रयोग करते समय आगे आने वाली संज्ञा से आगे आने वाले शब्द पुल्लिंग हो तो हम का प्रयोग करते हैं. उसे हम पहचानने के लिए लिंग के नियमों को जानना होगा. तो चलिए छात्र, दिन, महीने और पहाड़ों के नाम यानी सोमवार, फरवरी, हिमालय जैसे भी पहाड़ हो, उस पहाड़ के नाम को हम प्रस्तुत करते समय का प्रयोग करते हैं. का प्रयोग किस समय करते हैं, तो पुल्लिंग होते हो तो आगे आने वाले शब्द पुल्लिंग होते हो तो हम का प्रयोग करते हैं. तो सोमवार, फरवरी, हिमालय का शब्द आते हो तो वह पुल्लिंग होते हैं. उसी तरह शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं. हमारे शरीर में कैसे भी अंग है, नाक, कान, दांत, इस तरह के अंग को पहचानने के लिए हम पुल्लिंग का उपयोग करते हैं. उसको हम पुल्लिंग के नाम से पुकारते हैं. उसी तरह
हम देख सकते हैं कि रत्नों के नाम को यानी मोती, यहाँ देख सकते हैं कि मोती, हीरा, सोना, इस तरह के रत्नों के नाम को पुल्लिंग माने जाते हैं। उसी तरह देख सकते हैं इसे यह शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो वह पुल्लिंग से हम पुकारते हैं। उसी तरह हम दूसरे नियम है कि भाषा नदी का नाम यानी भाषा का नाम कन्नड़, हिंदी, मराठी, इस तरह हम भाषा का नाम जो बोलते हैं ना उस समय हम स्त्रीलिंग माने जाते हैं। हिंदी की इस तरह, मराठी की इस तरह की का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग होते समय तो यह शब्द आते हैं। कन्नड़, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु इस तरह जो भाषा के नाम बोलते समय हम स्त्रीलिंग यह होता है। जो भाषा का नाम हो उसे स्त्रीलिंग है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि अनाजों के नाम, अनाज का मतलब है धान्यಗಳ ಹೆಸರು, अनाजों के नाम को पुल्लिंग मानते हैं। अनाजों के नाम यानी चावल, गेहूं, यह शब्द पुल्लिंग में होते हैं। तो कन्नड़ में यह शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं, तो हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं है तो यह नियम अपनाना होगा। तो चावल, गेहूं इस तरह के ಅನಾಜೋं के ಧಾನ್ಯಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹೆಸರನ್ನ पुल्लिंग नियमಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇವೆ। इस तरह इस नियमों को हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने के लिए हम उपयोग करते हैं। उसी तरह वृक्षों के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं। वृक्ष का नाम यानी किसी भी वृक्ष का नाम हो, पीपल, आम जैसे अमरूद, इस तरह किसी की पेड़ का नाम सूचित करने के लिए उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। तो 8वां है वृक्षों के नाम। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अश्विनी, भरणी, इस तरह जो नक्षत्र के नाम आते हैं ना उसे हम स्त्रीलिंग पहचान कर जानते हैं। उसी तरह देखिए छात्र इस नियमों को हमें अपनाना होगा। जैसे शरीर के नाम को हम पुल्लिंग मानते हैं, भाषा के नाम और नदी का नाम हम स्त्रीलिंग मानते हैं। इस नियमों को हम अभ्यास करना होगा और शब्द को देकर ही पहचानना होगा हम यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। इसी तरह देखिए पानी, घी, दही, मोती यह शब्द इकारागमन इकारागमन है। पानी भी इकारागमन, घी भी इकारागमन, दही भी इकारागमन और मोती भी इकारागमन है। इकारागमन होते हुए भी यह शब्द पुल्लिंग मानते हैं। यह शब्द पुल्लिंग है। इस तरह यह शब्द हम पुल्लिंग में जानते हैं। तो पानी, सरोवर का पानी अच्छा है, सरोवर का पानी मीठा है। का यह शब्द किस लिए हम प्रयोग किया? यानी पानी, यहाँ हमें समझ लिया कि पानी इकारागमन होते हुए भी कैसा शब्द है? पानी पुल्लिंग है। इस तरह हम सरोवर का पानी यानी पानी पुल्लिंग होते हैं, इसलिए हम पुल्लिंग होते हैं। संज्ञा के आगे वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं ना, इसलिए का प्रयोग किया। इस तरह वाक्य में जोड़ने के लिए, वाक्य रचना के लिए, वाक्य को लिखते समय का, के, की का प्रयोग होते हैं ना, उसके बाद हम उसको लगाने से पहले आगे आने वाले शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है इसको पहचानना है। उसको पहचानने के लिए इस नियमों को हम अभ्यास करना है कि किन किन शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, किन किन शब्द पुल्लिंग में आते हैं, यह पहचान कर, यह अभ्यास करके, इन नियमों को अभ्यास करके वाक्य रचना का आसान होगा और बोलने के लिए भी, हिंदी बोलने के लिए भी यह आसान होगा। इस तरह हम पुल्लिंग देखा, पुरुष का नाम हो
पुल्लिंग यानी बादशाह, राजा, पिता, इस तरह। उसी तरह स्त्रीलिंग का बोध हो, उसी तरह माता, बहन, इस तरह हम बेगम, इस तरह रानी, इस तरह हम देख सकते हैं। माता, पिता, सम्राट, साम्राज्ञी, इसी तरह राजा, रानी, मोर, मोरनी, इस तरह हम बदल भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं कि नपुंसकलिंग में भी हम किस किस वस्तु को और किन किन को हम पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में आते हैं। यह भी हम इस नियमों को जानकर हम वाक्य भी रचना कर सकते हैं और हम आसानी से बोल भी सकते हैं। तो व्याकरण के नोटबुक में इस नियमों को लिखिए और गृहपाठ में भी लिखिए और यह नियमों को आप पढ़िए। यानी हिंदी में 2 ही लिंग है, इसके बारे में पढ़कर, नियमों को पढ़कर इस नोटबुक में लिखिए। तो धन्यवाद। ಸರಿ ಅಣ್ಣ छात्र सुप्रभातम। देखिए छात्र, वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी वाक्यों में कारकों का प्रयोग। पिछले क्लास में कारक को समझा, तो अब इस कक्षा में वाक्यों में कारकों को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि आप पहले जानिए कि कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए आपादान कारक से, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हरे वा। इस तरह आप देख सकते हैं कि इसके प्रत्येक को मैं कन्नड़ में लिखा हूँ, तो आपको समझ में आया कि वाक्य में इसका प्रयोग किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ने, ಅವನು, ಅವಳು, ಅವರು, को, ಅವರನ್ನು, ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ, से ಇಂದ, के लिए ಗೋಸ್ಕರ, से ದೆಸೆಯಿಂದ, का के की, ಅವನ, ಅವಳ, ಅದರ, में पर, ಅಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ, अरे वाह, हे, हो, कोई जगह देखते हो तो इसका प्रयोग होता है। इस तरह मैं कन्नड़ में लिखी हूँ और उसका प्रत्येक हिंदी में है, तो आप व्याकरण के नोटबुक में इसी तरह लिखिए। तो इसका प्रयोग हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो चलिए छात्र देखते हैं कि हम भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। भारत में यानी यहाँ अधिकरण कारक में, ಅಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भारत में अनेक धर्म के, धर्मधा, के का प्रयोग कैसे हुआ, यह है बहुवचन, लोग बहुवचन है ना, इसलिए इसमें धर्म के आगे के का प्रयोग हुआ है। धर्म के लोग रहते हैं, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ। इसकी संस्कृति इस देश की अखंडता को बनाए रखने में समर्थ है। तो चलिए, इसकी संस्कृति, संस्कृति यानी इकारागमन, इकारागमन शब्द होते हो तो प्रत्यय क्या होगा, की, दीर्घ की। इस तरह स्त्रीलिंग है ना, इस तरह की का प्रयोग हुआ। इस देश की अखंडता, ಈ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು बनाए रखने में, ಇಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ में समर्थ है। इस तरह में का प्रयोग हुआ, ಅಲ್ಲಿ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಲ್ಲಿ समर्थ है, इस तरह में का प्रयोग हुआ। हमारे देश में एक जाति है, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ, के भीतर अनेक उपजातियां पाई जाती है। जग में भारत का मस्तक, भारत मस्तक यानी यहाँ देखिए का, मस्तक यानी का प्रयोग हुआ। का यानी अकारागमन हो तो का, पुल्लिंग हो तो का प्रयोग होता है, बहुवचन हो तो के का प्रयोग होता है। यहाँ पुल्लिंग है अकारागमन, तो का प्रयोग हुआ। विद्यार्थियों के लिए तो देखिए यहाँ पर संप्रदान कारक के लिए
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿयों के लिए तो यात्रा अत्यंत उपयुक्त है ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ केलिए ಗೋಸ್ಕರ यात्रा से ज्ञान वृद्धि होती है तो देखिए यहाँ पे से आया से यानी यह से ಅಪಾರ से ज्ञान वृद्धि होती है यात्रेಯಿಂದ यात्रेಯಿಂದ संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो से आते हैं वो से है यह से ज्ञान वृद्धि होती है यात्रा से ज्ञान वृद्धि होती है यात्रेಯಿಂದ ज्ञान यहाँ पर किसी साधना का चीज नहीं है यहाँ पर है संज्ञा यात्रा तो यहाँ से ज्ञान वृद्धि होती है ವಿಜ್ಞಾನನೇ ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಳು ಅದರ ವಿಜ್ಞಾನವು मनुष्य के कल्याण के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण किया है ವಿಜ್ಞಾನ ಅನೇಕ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಜ್ಞಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಜ್ಞಾನನೇ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಹುವಚನ ಅಂದರೆ आदर के साथ बोलते हैं तो के का प्रयोग होता है अनेक वस्तुओं का निर्माण का प्रयोग हुआ निर्माण यानी अकारण हुआ का प्रयोग हुआ इस तरह हम देख सकते हैं कि कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से संप्रदान कारक के लिए आपादन कारक से संबंध कारक का के की अधिकरण कारक में पर संबोधन करे हो उसी तरह वाक्य में किस तरह हम प्रयोग किया करण कारक को कैसे प्रयोग किया और आपादन कारक को कैसे प्रयोग किया इसके बारे में हम जान लिया तो आप गृहपाठ में इस तरह एक वाक्य रचना करके लिखना होगा यह वीडियो देखकर और यही इस तरह की प्रत्यय आना चाहिए यह प्रत्यय आकर वाक्य को जोड़ना चाहिए तो आप स्वयं गृहपाठ में इस तरह वाक्य को निर्माण करना चाहिए और इसको गृहपाठ में लिखना चाहिए।